हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज बेसिक राइट। कैसे आप सभी फ्रेंड्स? हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था और आज उसका फोर्थ पार्ट है। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर 3 सक्सेसिव चेंजेस, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जब दो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीमेंट होते हैं, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब जब हमारे पास 3 सक्सेसिव चेंजेस आएंगे, यानी कि इसी तरह से मान लीजिए कोई वैल्यू है जो पहले 10% से इंक्रीज होती है, फिर वो 20% से इंक्रीज होती है और फिर 10% से घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। तब उसका टोटल परसेंटेज चेंज जो है वो हम कैसे निकालेंगे? एक तो हमारी नॉर्मल मेथड है। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 100। अब इसका 10% इंक्रीज हमें देखना है, यानी कि 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा 110। अब 110 का 20%, यानी कि वो कितना हो जाता है 22। कैसे किया? 110 का 20%, फिर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट हो जाते हैं, यानी कि 11 इंटू 2 22। ये इसमें हमें ऐड करना होगा, यानी कि ये बन जाएगा 132। और 132 में से 10 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 10%। 132 का 10% वो क्या हो जाता है? 13.2 हो जाता है। वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारे पास बच जाता है 118.8। अब ये कैसे किया? 132 में से सबसे पहले 10 निकाल दीजिए, 122 हो जाता है। 122 में से 3, यानी कि 119, और 119 में से 0.2 अगर हम घटा दें तो हमारे पास आंसर बच जाता है 118.8। तो इसी तरीके से ओरली आप जल्दी से इसे कर सकते हो। तो इस तरीके से, जो कि नॉर्मल ट्रिक्स है, हमारे पास आंसर बच जाता है 118.8। अब इसी मेथड को हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज यानी कि इस फॉर्मूला से कैसे करेंगे? हमारे पास ए और बी यानी कि दो पार्ट सी है, तो इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। अब इन दोनों का जो भी चेंज हमारे पास आंसर आएगा, उसके साथ इस 10% को हम फिर से इसी फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए यानी कि 10, बी यानी कि 20 प्लस ए बी यानी कि 200 बाई 100, यानी कि ये हमारे पास बच जाता है 30 प्लस 2 32। अब 32 जो हमारा आंसर है वो इन दोनों का आंसर है, इन दोनों का मिलाकर हमारे पास 32 मिला है। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये 10% अभी भी बाकी है। तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी, और हम ये बोल सकते हैं कि c प्लस डी, मान लीजिए इसे c मान लेते हैं और इसे d मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं c प्लस डी प्लस सी डी बाई 100। c हमारे पास बच जाता है 32 प्लस -10, यानी कि यहाँ पर होगा -10, प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पर भी माइनस ही होगा, और 32 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 3.2, 32 बाई 10 यानी कि 3.2, और फिर से हमारे पास आंसर बच गया 18.8। 18.8 यानी कि ये हमारा जो है परसेंटेज चेंज हमें मिल चुका है। यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू मिली थी, यानी कि 100 हमने मान लिया था और 118.8 मिला था, यानी कि टोटल परसेंटेज इंक्रीज जो है वो हमारे पास 18.8 मिलता है, जैसे हमें यहाँ मिला। ये तो उसकी फाइनल वैल्यू है। तो इसी तरीके से हम इस पार्ट को समझ सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है वो मेथड 1 का था। और एक मेथड है जो हमें 3 सक्सेसिव चेंजेस में हेल्पफुल हो सकती है। देखते हैं अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमारे पास क्या था कि किसी वैल्यू को हमने सबसे पहले 10% से इंक्रीज किया, फिर उस वैल्यू को 20% से इंक्रीज किया, फिर उस वैल्यू को 10% से घटाया। तो इसको अब हम कैसे कर सकते हैं
इस टेक्निक में हम यूज करेंगे फ्रैक्शंस का। 10% यानी कि क्या हो जाता है 1/10 इसका फ्रैक्शन, 20% यानी 1/5, 10% यानी फिर से 1/10, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो हमें घटाना है। डिनोमिनेटर हमें टोटल वैल्यू इंडिकेट करता है, यानी कि 10 से अगर हम एक बढ़ा दे क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये हमारे पास बच जाता है 11। ये है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। उसी तरीके से अगर हम 5 यानी डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दे तो ये हमारे पास बच जाता है 6, और 10 डिनोमिनेटर जो है उसको हम 1 से घटा दे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 9। और अब हमें इन दोनों का, इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 10 100 इंटू 5 500, 11 6 9 जा क्या हो जाएगा, 6 9 जा इंटू 11 54 इंटू 11 5 4 4 और 5 9, यानी कि ये हमारे पास बच जाता है 594। अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइनल की हो गई 594 और इनिशियल की हो गई 500। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो ये हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल अपॉन इनिशियल माइनस 1 इंटू 100%। तो ये हमारे पास बच जाता है 94/500 इंटू 100%, यानी कि फिर से ये दो जीरो और ये दो जीरो कट जाएंगे। 94/5 जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 18.8%, यानी कि इस मेथड से भी आप जल्दी से ये वाला पार्ट कर सकते हो। मैं ये सब फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फाइनल इनिशियल ये सब चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। जब आप एग्जाम में ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से इसे ओरली भी कर सकते हैं, बस इस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If length of the rectangle is increased by 10% and breadth is increased by 20%, what is the percentage increase in area? अब एक रेक्टेंगल की बात की हुई है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लीजिए कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है वो L इंटू बी है। अब लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया 10% से, ये हमारे मेथड 1 का पार्ट है, नॉर्मल मेथड जिसे हम बोल सकते हैं। 10% अगर L को इंक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या बच जाएगा 1.1 L। कैसे किया, L का 10% यानी 0.1 L, इसको इनिशियल वैल्यू यानी कि प्लस L में ऐड कर दीजिए तो ये क्या बच जाता है 1.1 L। तो इसी तरीके से L को अगर हम 10% से इंक्रीज कर दे तो वो बच जाता है 1.1 L। उसी तरीके से ब्रेथ जो है उसको 20% से इंक्रीज कर दिया गया तो ये बच जाता है 1.2 B। ये भी उसी तरीके से होगा, ब्रेथ का 20% यानी कि इस तरह से कुछ हो जाता है 2/5, यानी कि B/5, इसको हम B में ऐड कर देते हैं तो ये बच जाता है 6B/5, 5 1 जा 5.2 B, तो ये बच जाता है 1.2 B जो हमें यहाँ पर आंसर मिला है। तो इस तरीके से आप इसकी चीज को समझ सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज पूछी गई है कि अगर लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 10% से, यानी कि ये बच जाता है 1.1 L, और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 20% से, यानी कि ये हमारे पास बच जाता है 1.2 B। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो टोटल एरिया में कितना परसेंट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला LB बच जाता है, और 1.1 इंटू 12 अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम सिंपल करते हैं 11 इंटू 12, पॉइंट को इग्नोर कीजिए, 132, अब 2 पॉइंट काट लीजिए यानी कि 1.32 LB। तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी और ये हमारी फाइनल वैल्यू है।
तो परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूला से डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100% इज इक्वल टू, इसको अगर हम मान ले कि फाइनल वैल्यू यानी कि 1.32 माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि 1, या फिर आप इसे बोल सकते हैं LB, और 1.32 LB भी बोल सकते हैं। LB तो लास्ट में कटने ही वाला है। 1.32 LB माइनस LB अपॉन इनिशियल वैल्यू हमारे पास बच जाती है LB, या फिर इसे आप 1 भी लिख सकते हो, इनटू 100%। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप जो है LB कॉमन निकाल सकते हो, वो डिनोमिनेटर के LB के साथ कट जाएगा, यानी कि 0.32 इंटू 100%, यानी कि ये बच जाता है 32/100 इंटू 100%। 100 और 100 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर बच जाएगा 32%। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर बच जाता है 32%। तो ये एक मेथड थी जिससे हम इस चीज का आंसर निकाल सकते हैं। और मेथड 2, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से भी हम इस चीज का आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि L और B मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ही इंडिकेट करता है, तो उसमें भी सक्सेसिव ही अप्लाई होगा। तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास बोला गया था कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया है 10% से और ब्रेथ को इंक्रीज किया गया है 20% से। हमारे पास सक्सेसिव का फॉर्मूला है A प्लस B प्लस AB बाई 100, A यानी कि 10, B यानी कि 20 प्लस AB यानी कि 200 बाई 100, 10 प्लस 20 यानी कि 30 प्लस 00 कट जाएगा यानी कि 2, यानी कि हमारे पास आंसर बच जाता है 32%। तो इस चीज से भी आप डायरेक्टली बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%. By what percent should the consumption be reduced so that the expenditure on the sugar remains same? यानी कि इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला समझना होगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या इंडिकेट करता है? प्राइस, मान लीजिए कोई चीज आप लेने जा रहे हो तो उसकी प्राइस है 3 रुपीज, आप वो 2 चीजें लेते हो तो आपका एक्सपेंडिचर कितना बन जाएगा? 6। बस यही चीज है जो हमें समझनी है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि किसी चीज की प्राइस 100 है और हमने 100 चीजें कंज्यूम की है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर बन जाएगा 10,000। अब द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जा रहा है 25% से। तो अगर हम 100 का 25% बढ़ा दे तो हमारे पास क्या बच जाता है? 125। और आगे क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, यानी कि कंजम्पशन जो है वो हमें रिड्यूस करना है किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से, बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर रिमेन्स सेम, यानी कि हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है वो सेम, यानी कि 10,000 ही बचना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। 125 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होना चाहिए 10,000, यानी कि अगर हम x को सब्जेक्ट बना दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 125। 25 5 जा 25 4 जा 00 580, यानी कि x इज इक्वल टू 80 हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बच जाती है? 80 बच जाती है। यानी कि परसेंटेज रिडक्शन आप देख लो तो 100 है, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो 20%, यानी कि कंजम्पशन जो है वो 20% रिड्यूस होना चाहिए, तभी एक्सपेंडिचर जो है वो 10,000 सेम रहेगा। तो ये बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यही क्वेश्चन फिर से हम सक्सेसिव की तरीके से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइस और कंजप्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है।
तो यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या चेंज का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड 2 वाला पार्ट हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पर इज इक्वल टू हम जीरो लगा देंगे। क्यों जीरो लगा देंगे? क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहने वाला है। एक्सपेंडिचर सेम रहने वाला है, यानी कि परसेंटेज चेंज कोई भी नहीं होगा, तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये बात तो हमारे पास फिक्स है। अब 25% पहले इंक्रीज हो रहा है प्राइस, यानी कि प्लस 25। फिर हमें क्या करना है? कंजम्पशन रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम b की वैल्यू लगा देंगे -x। तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा माइनस a यानी कि 25 और b की वैल्यू x, जो माइनस होती है प्लस माइनस माइनस, सो माइनस साइन आगे आ जाती है, ये चीज आप समझ सकते हो, बाई 100 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा? 25 माइनस एक्स। अगर हम इस चीज को राइट हैंड साइड में ले जाए तो वो प्लस बन जाएगा 25x बाई 100। तो इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x बाई 4। अब 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 माइनस 4x इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास फिर से बच जाएगी 20। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि इस पर भी हमारे पास आंसर 20 ही आता है। मेथड आप चाहे कोई भी अप्लाई करो, वो मेथड बस सही होनी चाहिए, आंसर हमारे पास सेम ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the length of rectangle is increased by 10% and the breadth is increased by 20%, what is the percentage increase in the perimeter? यहाँ पर हमारे पास perimeter का पूछा हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं जिसमें हम एरिया के बारे में फाइंड करते थे। अब पेरीमीटर की बारे में हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये बहुत सी सिंपल चीज है, आप इसे समझ सकते हो। जब हम लेंथ को इंक्रीज कर देंगे 10% से, यानी कि अगर इसे 10% से इंक्रीज कर दिया जाए तो ये बच जाता है 1.1L, जो हमने क्वेश्चन में देख लिया था। ब्रेथ को इंक्रीज करना है 20% से, यानी कि अगर हम ब्रेथ को 20% से इंक्रीज कर दे तो ये हमारे पास बच जाता है 1.2B, यानी कि नई पेरीमीटर जो है वो हमारे पास बच जाती है 2 इंटू 1.1L प्लस 1.2B। और ये वाला पार्ट जो है वो इनिशियल है, और ये वाला पार्ट यानी कि पेरीमीटर का जो है वो हमारे पास फाइनल का है। अब हमें क्या ढूंढना है? परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बच गई थी? 2 इंटू 1.1L प्लस 1.2B माइनस इनिशियल यानी 2 इंटू L प्लस B अपॉन इनिशियल वैल्यू यानी कि 2 इंटू L प्लस B इंटू 100%। अब ऊपर और नीचे से 2 और 2 कॉमन निकाल सकते हैं और वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1.1L माइनस L, यानी कि ये बच जाएगा हमारे पास 0.1L। सेम थिंग 1.2B माइनस B यानी कि 0.2B अपॉन L प्लस B इंटू 100%। अब इससे ज्यादा हम इस चीज को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इससे ज्यादा हमें सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, यानी कि ये प्लस है, ज्यादा है, 0.1L प्लस 0.2B अपॉन L प्लस B इंटू 100%। अब इससे ज्यादा इस चीज को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें चाहिए L और B की वैल्यू। तो परसेंटेज इंक्रीज जो है वो हम इस क्वेश्चन में इस आंसर तक प्रॉपरली नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिमांड करता है L और B की वैल्यू की। वी नीड exact value of
L and B for आंसर। L और B की वैल्यू अगर हमारे पास नहीं होती तो हम एग्जैक्ट आंसर इस चीज का नहीं बता सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8. If A's income is 60% more than B's income and B's income is 25% more than C's income, by what percentage is A's income more than C's income? तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। इफ A's income is 60% more than B's income, यहाँ तक एक पार्ट बना लेते हैं, यानी कि A की जो इनकम है वो B की इनकम से 16% ज्यादा है एंड B's इनकम इज 25% मोर देन C's इनकम, यानी कि C की जो भी इनकम होगी उसमें अगर 25% हम बढ़ा दे तो वो B की इनकम बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ डायग्राम बन जाता है। फिर से समझते हैं। A's इनकम इज 16% मोर देन B's इनकम, यानी कि A की इनकम जो है B की इनकम में 16% बढ़ाने से हमें मिलती है, और B's इनकम इज 25% मोर देन C's इनकम। C की इनकम जो भी है उसकी इनकम में 25% बढ़ा देने से हमें B की इनकम मिलती है। By what percent is A's इनकम मोर देन C's इनकम, यानी कि A की इनकम जो है वो C की इनकम से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो ये तो हमें फाइनली ये इनिशियल मान लेते हैं और ये फाइनल मान लेते हैं। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही पूछा है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला से इसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बच जाता है A प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। यहाँ पर A 25% हो जाएगा और B 16 हो जाएगा, तो 25 प्लस 16 प्लस 25 इंटू 16 बाई 100, यानी कि 25 फोर जा और 4 फोर जा, 16 और 4 20, 20 और 25 45, यानी कि टोटल हमारे पास वैल्यू बच गई 45%, यानी कि A की इनकम जो है वो C की इनकम से 45% ज्यादा है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। There are 3 contestants A, B and C in an election. A secured 20% of the votes and B secured 17% of the remaining votes। यहाँ पर हमें ये चीज खास ध्यान में रखनी है, रिमेनिंग वोट्स बोला गया है। 70% of remaining votes. If C secured 4,800 votes, by how many votes has the winner won the election? अब सबसे पहले 3 contestants हैं A, B और C। मान लीजिए कि टोटल वैल्यू जो है वो 100x है, यानी कि 100% को हमने मान लिया 100x। बहुत सिंपल सी चीज है। A सिक्योर 20% ऑफ द वोट्स, यानी कि A जो है उसको मिले हैं 20x वोट्स। B सिक्योर 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स। अब रिमेनिंग क्या बच जाता है, यही चीज हमें समझनी है। A अगर 20% यानी कि 20x सिक्योर कर लेता है तो रिमेनिंग कितने बच गए, यानी कि 100x माइनस 20x, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाता है 80x। B सिक्योर 70% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, यानी कि 80x का 70%, वो B की वैल्यू बन जाती है 70% ऑफ 80x। तो ये हमारे पास बच जाएगा 56x, यानी कि B की वैल्यू जो है वो 56x है। और C को कितने मिले होंगे, इन दोनों का एडिशन माइनस 100, यानी कि ये हो गया 76। 100 माइनस 76 यानी कि इसको मिले होंगे 24x। C को 24x मिले होंगे। अब ये बोल रहा है कि C सिक्योर 4800 वोट्स, यानी कि 24x इज इक्वल टू 4800, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 200। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, x की वैल्यू 200 बच गई। बाय हाउ मेनी वोट्स हैज द विनर वॉन द इलेक्शन। विनर कौन है, ये चीज हम समझ सकते हैं कि B 56x है सबसे ज्यादा, तो विनर वही होगा। अब कितने मार्जिन से वो जीता है, तो ये बन जाएगा 24x
56x माइनस 24x यही मार्जिन इंडिकेट करता है। 56x माइनस 24x इज इक्वल टू ये बच जाएगा 32x। x की वैल्यू अब हमारे पास है जो हम 200 लिख सकते हैं, यानी कि 6400 वोट से विनर है जो जीता है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If the numerator of the fraction is increased by 120% and the denominator is increased by 350%, then the fraction becomes 11 by 27. What was the fraction? कोई भी एक फ्रैक्शन मान लीजिए कि फ्रैक्शन जो है हमने मान लिया सबसे पहले 100x by 100y। आप फ्रैक्शन को x by y भी मान सकते हो, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर जो है वो 120% से बढ़ जाता है, यानी कि 100x 120% से अगर बढ़ जाए तो ये बच जाता है हमारे पास 320x। 120% इसका बढ़ा दिया, 100 का 120% यानी कि 120 होता है, वो सिंपली हमें इसमें ऐड कर देना है, इसीलिए हमने यहाँ पर 100x माना था। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350%, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 350% से इंक्रीज कर दीजिए, तो ये बच जाता है 450y। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये मिल जाता है 32x बाई 45y। अब ये बोल रहा है देन द फ्रैक्शन बिकम्स 11 बाई 27, यानी कि ये मिल जाता है 11 बाई 27। सो व्हाट वाज द फ्रैक्शन, यानी कि इस फ्रैक्शन की मेन वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस फ्रैक्शन की मेन वैल्यू में फिर 100 तो कट जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में इजी तरीके से कर सके इसलिए हमने 100 माना था। नेचुरल फ्रैक्शन तो हमारा x बाई वाई ही बनेगा, यानी कि हमें इसमें x बाई वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब इसको कैसे करेंगे, x और y को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि 32, यानी कि यहाँ पर हाँ सॉरी गलती कर दी मैंने, यहाँ पर हो जाएगा 220। 100 का 120% 120 होता है, यानी कि इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल बन जाएगा 220। मैंने गलती से 320 लिख दिया था। अब हम जब इसको कट कर देंगे, यानी कि 11 2 ज़ा 22, 9 3 ज़ा और 9 5 ज़ा, यानी कि x बाई वाई इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5/6। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास बच जाएगा 5/6। ये इसका आंसर है। अब अगर हम डायरेक्टली x बाई वाई ही मान ले तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई अगर हम मान लेते हैं तो 120% बढ़ाने से इसका हम ये पार्ट लिख सकते हैं 120% का 2.2x, यानी कि x यानी कि 1x माना जाता है। 1x का 120% यानी 1.2, तो 1.2x अगर हम इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास बच जाता है 2.2x। इसी तरीके से अगर हम 350% ऑफ y इसमें बढ़ा दे तो ये हमारे पास बच जाता है 4.5y। तो फिर से अगर हम पॉइंट को कट कर दे तो ये हमारे पास बच जाएगा 22x बाई 45y इज इक्वल टू 11 बाई 27। तो फिर से हमारे पास ये स्टेप मिल जाता है। तो x बाई वाई को सब्जेक्ट बनाने से हमारे पास फिर से आंसर निकल जाएगा 5/6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। Ishan spends 35,645 on buying a bike, rupees 24,355 on buying a TV, and remaining 20% of the total amount he had as cash with him. What was the amount? यानी कि ईशान पहले बाइक खरीदता है, फिर वो टीवी खरीदता है, फिर भी उसके पास 20% बच जाता है। What was the amount? तो उसकी टोटल अमाउंट उसके पास इनिशियल पार्ट में कितनी थी। मान लीजिए कि उसके पास टोटल जो है 100x अमाउंट थी, 100x अमाउंट में से वो इतना स्पेंड कर देता है, यानी कि हम डायरेक्टली इसका एडिशन लिख सकते हैं 5 5 10 1 कैरी 4 5 9 और 1 कैरी यानी कि 10, फिर से 1 6 और 3 9 1 कैरी यानी कि 10, 5 और 4 9 यानी कि 1 कैरी 10, फिर से 3 2 5 और 60, यानी कि 60,000 टोटल इसने स्पेंड कर दिए।
फिर भी उसके पास 20% बच जाता है, तो हम लिख सकते हैं 20x। टोटल वैल्यू कितनी हो गई थी? 100x। अब इस चीज को हम कर सकते हैं 60,000 इज इक्वल टू 100x माइनस 20x यानी कि 80x। x को अगर हम सब्जेक्ट बना दे तो 6000 डिवाइड बाई 8 यानी कि हम इसे कर सकते हैं 4 2 जा 4 1 जा 4 2 यहाँ 4 5 जा 5 1500 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये बच जाता है 750। 750 सिर्फ x की वैल्यू है। इंसान की इनकम जो है यानी कि इनिशियल वैल्यू जो हमने मान ली थी वो थी 100x, यानी कि उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास बच जाती है 75,000 रुपीज। तो ये इसका आंसर ऐसे बच जाता है। अब कुछ वैसा ही क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है। हरी स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउसहोल्ड आइटम्स, 20% of his income on buying clothes, 5% of his income on medicine, and the remaining amount of 11,250 he saves. What is हरी's monthly income? तो फिर से वही वाला पार्ट करेंगे। मान लीजिए हरी की टोटल इनकम मंथली जो है वो 100x बच जाती है। अगर हम इस सभी का एडिशन बना दें यानी कि 50, 20 और 5 तो हमारे पास टोटल 75 बच जाता है, यानी कि 75x जो है वो इन सब चीजों में हरी ने स्पेंड कर दी। फिर भी उसके पास सेविंग्स में बच जाता है 11,250 और ये वैल्यू जो है टोटल वैल्यू इंडिकेट करती है 100x। अब x को सब्जेक्ट बना लेंगे यानी कि 11,250 इज इक्वल टू 25x। x को सब्जेक्ट बनाने से 11,250 डिवाइड बाई 25, 25 4 जा 100 यानी कि 12 यहाँ चला जाएगा, 25 5 जा और 0 यानी कि x जो है वो हमारे पास बच जाता है 450। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इनिशियल वैल्यू या फिर इनकम जो है वो हमने मान ली थी हरी की 100x, यानी कि 100 इंटू 450 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास बच जाती है 45,000 रुपीज, यानी कि हरी की मंथली इनकम जो है वो हमारे पास बच जाती है 45,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A sum of rupees 2,236 is divided among A, B and C such that A receives 25% more than C and C receives 25% less than B. What is A's share in the amount? तो हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई है कि टोटल सम जो है वो 2,236 है। अब इसमें हमें क्या करना है? A receives 25% more than C। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, बस इस क्वेश्चन को उसी तरीके से हमें बुनाना है। A receives 25% more than C, यानी कि C की जो भी वैल्यू बनती है उसमें 25% अगर हम ऐड कर दे तो वो A की वैल्यू बन जाएगी। एंड C receives 25% लेस देन B, यानी कि B की जो वैल्यू हमें मिलती है उसमें अगर हम 25% लेस कर दे तो वो C की वैल्यू मिल जाती है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाली चीज बनानी आनी चाहिए, वो सबसे जरूरी पार्ट है इस चीज का। अब इस चीज को कैसे करें फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सम टोटल हमारे पास दिया हुआ है 2,236 यानी कि ये वाला पार्ट, सच दैट ए रिसीव्स ए बी और सी में इस अमाउंट को हमें डिवाइड करना है। कैसे? ए रिसीव्स 25% मोर देन सी, सी की जो भी वैल्यू है उसे अगर हम 25% से बढ़ा दें तो वो ए की बन जाएगी। एंड सी रिसीव्स 25% लेस देन बी, बी की जो भी इनकम होगी या जो भी उसका शेयर होगा अगर उस शेयर में से हम 25% रिड्यूस कर दें तो वो सी की अमाउंट हो जाएगी। व्हाट इज ए शेयर इन द अमाउंट? इस सब पार्ट में ए के हिस्से में कितना पैसा आएगा ये वाला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो इस चीज को सबसे आसान तरीका करने का है कि हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 25% यानी कि क्या बन जाता है 1/4। यहां पर भी 25% यानी कि 1/4। मान लीजिए कि ये 4 डिनोमिनेटर टोटल वैल्यू b इंडिकेट करता है।
अब 25% लेस यानी कि 4 में से हमें एक को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि 3 का पार्ट हमारे पास बच जाएगा, C का पार्ट बच जाएगा 3, यानी कि B का 4 C का 3। अब क्या करना है कि हमें 25% इसका ऐड करना है, यानी कि 3 का 25% यानी कि 1/4 होगा, यानी कि 3 में 25% ऑफ 3 यानी कि 1/4 ऐसे कर देते हैं, 3 प्लस 3/4 यानी कि ये हमारे पास बच जाता है 15/4, यानी कि इसका 25% हमें ऐड करने से एक ही वैल्यू हमारे पास बच जाती है 15/4। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। और एक पार्ट हमें पूछा गया है कि ये इनका शेयर हो गया, B का 4, C का 3 और A का 15/4। इस सब का अगर हम एडिशन बना दें तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू 2236 मिल जाएगी, क्योंकि यही अमाउंट है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लिख लेंगे 4x प्लस 3x प्लस 15/4x इज इक्वल टू 2236, यानी कि 7 4 28x प्लस 15x बाई 4 इज इक्वल टू 223x, यानी कि ये हमारे पास बच जाता है 43x बाई 4 इज इक्वल टू 223x। x को अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो 2236 इंटू 4 डिवाइड बाई 43। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a की, जो 15/4x है। तो डायरेक्टली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, s वैल्यू 15/4x इज इक्वल टू 2236 इंटू 4 डिवाइड बाई 43 इंटू, ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई थी 15/4, यानी कि ये 4 और ये 4 कट जाएगा। 43 को हम 2236 से डिवाइड कर देते हैं, 2236 को 43 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, फाइजा से, यानी कि ये 15 और 2 15 बच जाएगा, 15 यानी कि 5 और 3 86, यानी कि 2 52 बच जाएगा। 52 इंटू 15, 52 इंटू 15, 5 2 10, 1 कैरी, 5 5 25 2 27 और 1 8, 5 1 5 और 2 7 80, यानी कि हमारे पास x यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है a की 15/4x की टोटल वैल्यू हमारे पास बच जाती है 780, यानी कि a का जो शेयर है वो हमें मिल जाता है टोटल 780 रुपीस। यही पार्ट जो है वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको C का पार्ट पूछा गया हो तो x की वैल्यू यहाँ तक आने के बाद इसे सिंप्लीफाई करने की डायरेक्टली जरूरत नहीं है। हमारे पास C का पूछा गया है तो यानी कि C's वैल्यू, यानी कि हम इसे 3x बनाकर भी 3 इंटू एक्स की जो भी वैल्यू है वो यहाँ रखकर डायरेक्टली इसे आंसर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।